हेलो स्टूडेंट्स। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वह है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसा मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और उसमें आप किसको मूव कराएंगे? एक कंडक्टिंग रोड को मूव कराएंगे। और आप ये देखेंगे कि उसमें क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। वो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, किस तरह से होगा, उसको हमें कैलकुलेट करना है। अंडरस्टैंड? क्या कहा? एक कंडक्टिंग रोड होगी। दिस इज नॉट ए कंडक्टर। मान लीजिए ये क्या है, कंडक्टिंग रोड है और इसको आप किस में मूव करा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मूव करा रहे हैं। मूव कराना और रोटेट कराना दोनों अलग अलग है। इस तरह से लीनियर मोशन है और रोटेट कराने में कहा जाता है एंगुलर मोशन। तो मैं कौन सी बात कर रहा हूं? लीनियर मोशन की बात कर रहा हूं। यानी आपका जो टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर रोड मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी आपके पास में एक कंडक्टिंग रोड है और उसको आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास एक कंडक्टिंग रोड है जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं L है। सो ये जो मैं बना रहा हूं, व्हाट इज दिस? दिस इज ए कंडक्टिंग रोड और जिसकी लेंथ क्या मान रहा हूं मैं? स्मॉल l मान रहा हूं। ये स्मॉल l लेंथ की एक कंडक्टिंग रोड है। इसको कहां मूव करा रहे हैं हम? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा है? परपेंडिकुलर वाला मैग्नेटिक फील्ड है। यानी इसके साथ में कितना होगा? 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। इस तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको क्या करा रहे हैं? मूव करा रहे हैं। और किस वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं वो भी हम मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। इधर मूव करा रहे हैं। किस वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं? v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। अंडरस्टैंड? क्या कहा आपने? एक कंडक्टिंग रोड है जिसकी लेंथ क्या है? L है और उसको एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B में यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से आप मूव करा रहे हैं इस तरह से। सो आपने ये जो बातें कही इसको हम लिख लेते हैं। क्या? एक हमारे पास क्या है? रोड है। कंसिडर ए कंडक्टिंग रोड, कंडक्टिंग रोड हैविंग लेंथ क्या अज्यूम की है? L is moving with v velocity in a perpendicular magnetic field, perpendicular magnetic field B है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या है? मैग्नीट्यूड कितना है? B है एज शोन। अब आप देखिए, जैसे इस कंडक्टिंग रोड को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, कंडक्टिंग रोड में क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर है तो क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो ये रोड यदि मूव कर रही है तो इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में किस में है? मोशन में है। यानी रोड के अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी मोशन में हैं। आपको मैंने एक बात बताई थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। जब कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उन पर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। और वो फोर्स कितना होता है? QVB sin थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या होती है? 90 है ना, जब परपेंडिकुलर है तो। और sin 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो आप ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड इन पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। क्या कहा? कि ये इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। और उस फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किधर लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स मैं आपको बता चुका। फिंगर्स को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए, थंब को आप किसके डायरेक्शन में रखिए? मोशन की डायरेक्शन में रखिए, जो चार्ज चल रहा है। और पाम किसके डायरेक्शन को बताएगी? फोर्स की। तो चार्जेस किधर चल रहे हैं? इधर ही तो चल रहे हैं भाई। रोड इधर चल रही है तो चार्ज भी इसके अंदर है, तो वो भी हम रेस्ट में मान लें, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में तो वो किस में है? मोशन में है।
तो रोड इधर चल रही है यूं और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखें, थंब को कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में रखें, पाम लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को बताएगी। दैट मीन्स यदि पॉजिटिव चार्ज होता तो उन पर फोर्स ऊपर की ओर लगता है ना, और नेगेटिव है तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर, यानी नेगेटिव चार्ज नीचे की ओर हो जाएगी और अपर एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी ए एंड है इसका वो पॉजिटिव होगा, बी एंड नेगेटिव होगा। आप कह रहे सर इसमें तो पॉजिटिव चार्ज कहां से होंगे, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर आएगा, आपके जो रूल से आ रहा है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने ये रूल किसके लिए बताया था, पॉजिटिव चार्ज के लिए। जब चार्ज मोशन में है तो इन फिंगर्स को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए, इसको आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखिए और पाम बताएगी फोर्स की डायरेक्शन को। लेकिन कौन से चार्ज पर फोर्स, पॉजिटिव पर। पॉजिटिव पर ऊपर की ओर लगेगा तो नेगेटिव किधर डिस्प्लेस होंगे, नीचे की ओर। नेगेटिव इधर आ जाएंगे तो ये एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और बी एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जिसके चलते प्लस से माइनस, यानी ये रोड चार्ज होगी, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो चार्ज आने की वजह से यहां क्या सेटअप हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, प्लस से माइनस की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में क्या सेटअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने मान लिया कितना, ई, है ना, यानी ये रोड चार्ज होगी, ए एंड पॉजिटिवली चार्ज और बी एंड क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात है, ये भी चार्जेस पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगाएगा, अपने अपोजिट डायरेक्शन में। चैप्टर नंबर 1 में बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पे भी फोर्स लगाता है और नेगेटिव पे भी फोर्स लगाता है। पॉजिटिव पर अपनी डायरेक्शन में और नेगेटिव पर अपनी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये तो स्लाइटली कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए थे जिसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज हुआ था, ये नेगेटिवली चार्ज हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने देगा क्या, देखो इधर आने देगा क्या, बाकी इलेक्ट्रॉन इधर आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। कौन सी डायरेक्शन में, अपने अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। तो यहाँ और इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे। कहने का मतलब सीधी सी बात ये है, यहां पर दो फोर्स लगेंगे चार्जेस पर, एक तो किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और दूसरा किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना। अब क्या इसमें करंट फ्लो हो रहा है, नहीं। क्या चार्जेस की मोशन होगी, नेट मोशन क्या होगी उनकी, जीरो हो जाएगी। और नेट मोशन जीरो कब होगी, जब उस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो आप ये कहें कि बैलेंस कंडीशन के लिए मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों का सम है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो देखिए मैंने ये कहा इसके मोशन के कारण एज शोन, उसके बाद में यहां पे हम क्या लिखेंगे, द फोर्स ऑन, यहां लिख देता हूं मैं, द फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, है ना, इन मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है एफ एम, और वो क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू तो एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें मैग्नेटिक फोर्स को, तो क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। हालांकि ये थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, 90 है। 90 होने की वजह से साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। हम ऐसा केस लेके चल रहे, मान लीजिए 90 नहीं हो तो भी क्या होगा, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स लगा, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ड्यू टू दिस फोर्स A end of the road gets slightly positive and B gets slightly negative। क्यों किया,
क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन थे तो इलेक्ट्रॉन्स को देखो पॉजिटिव पे फोर्स ऊपर की ओर आया तो नेगेटिव पे किधर जाएगा, उनके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये एंड नेगेटिवली चार्ज होगा और ये एंड क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। भाई मैग्नेटिक फील्ड ने इन पे फोर्स लगा दिया और फोर्स किधर लगाया, पॉजिटिव पे ऊपर की ओर, तो नेगेटिव पे किधर लगाएगा, नीचे की ओर, तो बी एंड है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ए एंड है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। सो ड्यू टू दिस फोर्स बी एंड ऑफ द बी एंड यानी बी सिरा, बी एंड का मतलब ये बी ऐसे लिख लीजिए, बी एंड बैंड नहीं है, बी एंड है, बी एंड ऑफ द रोड गेट स्लाइटली नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू ए एंड के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। सो हेंस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम ए टू बी। इसके चलते देखो चार्जेस होते हैं वहां क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जिसके चलते हेंस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर क्या सेटअप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, जिसके डायरेक्शन किधर, ए से बी की तरफ। मैंने रेड पेन से दिखा रखी है इसके डायरेक्शन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बाकी इलेक्ट्रॉन को इधर आने देगा, ये इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, क्या यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां जा पाएंगे क्या, माइनस चार्ज और यहां जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि माइनस पर ये क्या लगाएगा, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब माइनस है ये, यहां पे नहीं जा पाएंगे, है ना। तो बात समझ में आई, यानी अब चार्जेस की मोशन नहीं हो पाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए बैलेंस के लिए, जितना फोर्स ये लगा रहा है इतना ही फोर्स उन चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की ओर लगा रहा है। ये नीचे की ओर लगाया इसने, तो ये किधर लगाएगा, ऊपर की ओर। तो हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट, ये नोट कर लिया हो आपने, तो यहां मेरे पास स्पेस नहीं है, यहां मैं इसको रफ कर रहा हूं। ये इसको ये देखिए कि ये जो वैल्यू है यहां, ये जो वैल्यू आई है यहां, इसको आप ये कह सकते हैं, ये मैं यहां पे देखो, यहां द फोर्स ऑन चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उन पर कितना फोर्स लगाएगा, वो फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो कितना लगाता है, Q इंटू E। तो टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। यानी टोटल फोर्स जीरो होने का मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इधर फोर्स लगा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा रहा है, दोनों क्या हो, इक्वल या अपोजिट। यदि इक्वल अपोजिट नहीं लिखना चाहते तो आप ये कह सकते हो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं फॉर द बैलेंस्ड कंडीशन यानी बैलेंस कंडीशन के लिए नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और नेट फोर्स को जीरो करेंगे तो नेट फोर्स में आपके पास में ये दोनों फोर्स आएंगे। कौन से फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो, दोनों को प्लस करके जीरो करेंगे तो ये आएगा QE प्लस QV क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। ये नोट करिए आप, ये नोट करिए। अब देखो ये बैलेंस कंडीशन के लिए नेट फोर्स क्या आना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां हम ये कह सकते हैं नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, जीरो। और नेट फोर्स क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो प्लस नेट फोर्स का मतलब समझ रहे हैं ना, नेट फोर्स का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो प्लस
मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो इनका सम क्या हो, 0 हो। ये बात क्लियर होगी। अब देखो हम बात करते हैं इसकी कि ये जो वैल्यू है, ये नोट कर लिया। तो अब देखिए ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में क्या, QE है ना, QE इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा QV क्रॉस B है ना, इस तरह से। और Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू V क्रॉस B, या हम इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस VB साइन थीटा लिख सकते हैं ना। E वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस VB साइन थीटा। थीटा की वैल्यू तो 90 है यहाँ, मान लीजिए 90 नहीं हो तब, है ना, अभी थीटा ही लेके चल रहे हैं हम, कोई नहीं। अब यहाँ पे हम ये से कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सिर्फ E लिखे हम, वेक्टर ना लगाएं इसमें। और माइनस मैग्नीट्यूड में तो माइनस हो या प्लस हो, क्या लिखा जाता है, प्लस ही लिखा जाता है। तो वो हो जाएगा आपके पास VB साइन थीटा। हम यहां ध्यान रखें थीटा की वैल्यू क्या है, 90 है ना, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 है। वेलोसिटी यूं है और मैग्नेटिक फील्ड यूं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है, 90 पे है फिलहाल यहाँ। खैर 90 नहीं हो तब थीटा होगा। अब देखिए यहां पे मैं आपको एक बात बताऊं, यदि इंड्यूस ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इंड्यूस होने वाला ईएमएफ यदि एप्सिलॉन इस तरह से है, तो हम ये जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर लेंथ, V/L होता है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है, कैपिटल E नाम दे रहा हूं, वो होता है EMF। तो इधर लिख लीजिए इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा कैपिटल E इज इक्वल्स टू EMF यानी वोल्टेज है ना, डिवाइडेड बाय लेंथ L। और इसको मैं E से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा EMF को, यहां मैं इस तरह का E काम में ले रहा हूं, है ना, डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ के लिए हम क्या काम में ले लें, डिस्टेंस के लिए क्या काम में ले लें, यहाँ पे L है ना, V/L, ये तो इससे रिप्रेजेंट किया है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आप बता रहे हो वो क्या है, EMF डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहां लिख दें हम किसकी जगह पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे EMF डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहां आप जो पाएंगे, ये नोट, यहां जो हम पाएंगे, ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये जो वैल्यू आएगी वो होगी क्या, वो देखिए ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी, पुटिंग दिस वैल्यू है ना, ये तो होता है। अब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा EMF डिवाइडेड बाय लेंथ। EMF को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, और इस तरह का E जो एप्सिलॉन टाइप से मैंने लिखा है ना, एप्सिलॉन टाइप से, वो EMF के लिए लिखा है मैंने। तो E डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल्स टू VB साइन थीटा, या EMF की वैल्यू आ जाएगी VBL साइन थीटा। जहां पे ध्यान रहे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन किसके बीच में, आप V और BL वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, या किन्हीं दो के बीच का एंगल, क्योंकि यहां ये भी क्या है वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो किन्हीं दो के बीच का एंगल। यहां तो तीनों के बीच का एंगल क्या है, 90 है ना। बट हियर थीटा इज 90, सो इंड्यूस EMF क्या होगा, VBL साइन 90, यानी इंड्यूस EMF होगा VBL। तो किसी भी कंडक्टिंग रोड जिसकी वेलोसिटी V है, V वेलोसिटी से मूव कर रही है, B मैग्नेटिक फील्ड में, और उसकी लेंथ L है, उसमें इंड्यूस होने वाला EMF क्या होगा, VBL होगा। ये बात क्लियर है। यानी किसी भी रोड को हम
मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे जबकि उस रोड की लेंथ क्या हो, L हो, और किस वेलोसिटी से मूव कराएं मैग्नेटिक फील्ड में, V वेलोसिटी से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और उसकी वैल्यू होगी VBL। और इसको किसी वायर से जोड़ देंगे तो करंट भी फ्लो होगा, है ना। वो ईएमएफ कितना होगा, VBL। यहां कंडीशन ये है VBL तीनों म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया बात, है ना। सो नोट करिए इसको, नोट कर लिया तो एक दो न्यूमेरिकल बता देता हूं कॉन्सेप्ट, फिर न्यूमेरिकल हम एक आगे जो थ्योरी का टॉपिक पढ़ने के बाद में इसके और उस टॉपिक के दोनों के एक साथ ही कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम, यदि हमारे पास में एक कई सारे कंडक्टर्स हो और वो मूव कर रहे हो और हमें ये कह दिया जाए कि उसमें इंड्यूस ईएमएफ बताइए, ये इंड्यूस ईएमएफ होगा या नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं इसका जो कॉन्सेप्ट अभी हमने जो सीखा है। हमें जैसे एक क्यूब दे दिया, ऐसे एक क्यूब दे दिया ऐसे इस तरह से, और इसमें कितने कंडक्टर्स हैं, 12 कंडक्टर्स हैं इस तरह से, ABCDEF जो भी नाम दे, है ना, इस तरह के। और ये कह दिया यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं है ना, और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यूं है, यानी इस तरह से मूव कराया जा रहा है इसको, और मैग्नेटिक फील्ड भी यूं है। क्या किसी में ईएमएफ इंड्यूस होगा? देखिए किसी भी दो के बीच का एंगल 0 हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। यहां देखिए, यानी VBL तीनों ही आपस में क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ईएमएफ निकालने के लिए VBL तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। यहां इसका मैग्नेटिक फील्ड यूं है और इसकी जो लेंथ है वो भी क्या है, यूं है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 0, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। यहां आप देखें वेलोसिटी यूं है और मैग्नेटिक फील्ड भी यूं है, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड यूं है, वेलोसिटी भी यूं है। यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड यूं है, वेलोसिटी भी यूं है। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच एंगल क्या है, 0 है, जिसकी वजह से किसी भी आर्म में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ईच आर्म विल बी 0 बिकॉज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। यानी तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए या एंगल 0 नहीं होना चाहिए किसी भी दो के बीच में, VBL में से। अब सेकंड में यदि ऐसे कह दिया आपको, ये वही क्यूब है और इसको ऊपर की ओर मूव कराया जा रहा है, इसको ऊपर की ओर मूव कराया जा रहा है इस तरह से V वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड इसका इधर है और इस ये समझ गए, वेलोसिटी ऊपर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब देखो ये आर्म है, मैं नाम दे देता हूं ABCDEFGH, यानी वेलोसिटी ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर ले जा रहे हो इसको आप। तो इस आर्म में देखिए सबसे पहले AB में ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या, इसकी लेंथ की डायरेक्शन यूं है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं है, दोनों के बीच एंगल 0 है, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसमें देखिए लेंथ की डायरेक्शन यूं है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यूं है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना हुआ, 0, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसमें देखिए लेंथ की डायरेक्शन यूं है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यूं है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 0 होने के कारण इसमें भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसमें देखिए लेंथ यूं है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूं है, एंगल 0 होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अब आप ये देखिए इसमें लेंथ ऊपर की ओर है, वेलोसिटी भी ऊपर की ओर है, दोनों के बीच एंगल, लेंथ और वेलोसिटी के बीच एंगल 0 होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेंथ ऊपर की ओर, वेलोसिटी भी ऊपर की ओर, एंगल 0, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इस आर्म में भी लेंथ यूं है, वेलोसिटी भी यूं है, एंगल 0 होगा, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसमें भी देखिए लेंथ ऊपर की ओर है और वेलोसिटी भी ऊपर की ओर है, तो एंगल कितना हुआ, 0, तो इसमें भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा।
लेकिन ये जो आर्म है, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाली, ये जो आर्म देख रहे हैं एडी, इसमें देखो इसकी जो लेंथ है, एडी की जो लेंथ है, ये एडी, ये लेंथ है, ये किधर है, यूं है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, वेलोसिटी यूं है, ये इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, लेंथ इसकी किधर है, यूं, और वेलोसिटी यूं है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें भी तीनों आपस में परपेंडिकुलर, लेंथ यूं है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, वेलोसिटी यूं है, परपेंडिकुलर होंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें भी लेंथ यूं है, वेलोसिटी यूं है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इसमें भी परपेंडिकुलर होंगे, तो इन हर एक में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, VBL होगा। कौन कौन सी आर्म में होगा आप बता सकते हैं, AD में होगा, AD के अलावा फिर BC में होगा, फिर GH में होगा, और कौन सी में होगा, EF में होगा, बाकी किसी आर्म में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और इसमें हर एक में जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या होगा, VBL होगा, है ना। ये बात समझ में आई कि हर एक में इंड्यूस ईएमएफ है वो होगा VBL, 4 में ही होगा, इसमें किसी में नहीं होगा, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ कब होता है, जब, कब नहीं होता, जब VBL में आपस में से किसी भी दो के बीच में एंगल 0 है, तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं उस केस में। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, है ना, यानी अब हम मूव कराने वाले हैं किसको, एक रोड को नहीं बल्कि एक रेक्टेंगुलर लूप को, कहां पर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो इन ए अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंड्यूस ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर लूप मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है ये, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यानी आपका जो टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर लूप मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एक लूप है, कैसी है, रेक्टेंगुलर, उसको आप कैसे फील्ड में, रेक्टेंगुलर का मतलब इस तरह की लूप है ये, है ना। रेक्टेंगुलर लूप में कितने स्ट्रेट कंडक्टर होंगे, 4, एक ये ए बी मान लें, सी डी ई एफ, है ना, ए बी, है ना, सी डी, ये 4 कंडक्टर्स होंगे इसमें, और इसको हम कहा मूव कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में। और कैसे मैग्नेटिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम मान लेते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैं दिखा रहा हूं, ये डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड मैं बना रहा हूं, जिस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आपकी ओर है, और लेफ्ट साइड का मैग्नेटिक फील्ड B1 मान रहा हूं, और राइट साइड का मैग्नेटिक फील्ड मैं मान रहा हूं B2, और ये कैसे क्या कर रही है, मूव कर रही है, कैसे फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब इसको आप ये सोच रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर कैसे, इसमें तो 90 का एंगल हमें नजर आ ही नहीं रहा, ये सोच रहे होंगे कि 90 का एंगल नजर नहीं आ रहा, ऐसा बनाया मैंने क्योंकि ये मूव कर रही है, मूव करती हुई का प्रोजेक्शन बना रहा हूं मैं इस तरह से। ये एक क्या है, रेक्टेंगुलर लूप है, और कैसे फील्ड में मूव कर रही है, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यानी इस साइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है, और इस साइड का मैग्नेटिक फील्ड B2 है। नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, है ना। ये होगी आपकी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रेक्टेंगुलर लूप। आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये रेक्टेंगुलर नजर नहीं आ रही, ये मूव कर रही है इसलिए इस तरह से दिख रही है। इसका प्रोजेक्शन यू लिया गया है
कि ये इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से यूं चल रही है। अब देखिए यहां पे ये क्लियर हो गया। ये क्या होगी आपके पास में, अब देखो ये मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, हमने मान लिया इसको v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये इसकी वेलोसिटी क्या है, v। और इस साइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, b1 है। ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, डॉट है, ये ऐसे है यू, ये यूं है और ये मैग्नेटिक फील्ड यूं है। अब इस पेन को, इस मार्कर को आप कैसे बनाए, इस मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से थोड़ी बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड यूं है तो इसका प्रोजेक्शन मैंने यू बना दिया। इसी तरह से यहां भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूं है ये वाला, तो इसका प्रोजेक्शन मैंने यू बना दिया। तो ये क्या कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस साइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B1, और इस साइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, B2 है ना। इस साइड का जो मैग्नेटिक फील्ड आप बता रहे हैं वो कितना है, B2 है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये इसमें मूव कर रही है। अब मूव करेगी तो साथ में ये और बता देते हैं, इस वाले की जो लेंथ है ये है, ये वाली वैल्यू, ये लेंथ कितनी है, L है, ये मान लेते हैं। ये वाली जो है लेंथ वो कितनी है, L है, और इसको नाम दे देते हैं हम क्या, A B C D, है ना। ABCD एक रेक्टेंगुलर लूप है और कैसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। आपने कैसे क्या डायग्राम में प्रेजेंट कर रखा है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल कर रखा है। एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड B1 है और दूसरे साइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B2 है। क्लियर। अब ये dt टाइम बाद में, जैसे v की स्पीड से चल रही है तो dt टाइम बाद में कहां होगी, dt टाइम बाद में कितनी डिस्टेंस कवर कर जाएगी, ये जगह खाली कर जाएगी, v इंटू dt स्पेस आगे निकल जाएगी, यानी dt टाइम बाद में ये पोजीशन कहां, कितनी डिस्टेंस पे होगी, v इंटू dt होगी। और इतने ही टाइम में ये कौन सा स्पेस कवर कर लेगी, ये वाला स्पेस कवर कर लेगी जो आप देख रहे हैं ये, यानी जितनी जगह इसने खाली की है उतनी ही जगह कहां कवर कर लेगी, सेम उतनी की उतनी स्पेस ये कहां कवर कर लेगी, आगे कवर कर लेगी। यानी ये जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, ये भी है v इंटू dt। कितने टाइम में कवर किया, dt टाइम में। आप ये जान रहे हैं कि ये इस तरह से मूव कर रही है, यूं मूव कर रही है। तो ये यहां थी और यहां से यहां आ गई, तो ये एंड कहां पहुंच गया, आगे पहुंच गया, यानी यहां से पहले फ्लक्स निकल रहा था। अब देखिए इसका एरिया किधर है, आपकी ओर है, क्योंकि एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, आपकी ओर। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, 0 है, तो एंगल वाला कोई दिक्कत नहीं है ना। मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच से, इसके एरिया के बीच एंगल कितना है, 0 है। क्यों, इसका एरिया भी परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, यानी आपकी ओर, और मैग्नेटिक फील्ड भी डॉट वाला है, डॉट वाला का मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 0। तो अब एक से निकलने, जैसे ये मूव करेगी, यहां जो फ्लक्स निकल रहा था वो तो कम हो गया, और ये जगह कहां बढ़ गई, आगे बढ़ गई, तो आगे यहां से निकलने वाला फ्लक्स बढ़ गया। पहले यहां फ्लक्स निकल नहीं रहा था क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में यहां थी ही नहीं, तो एक साइड, लेफ्ट साइड निकलने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी आएगी और राइट साइड के मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आया, जितना कम हो रहा है और जितना बढ़ रहा है उनका दोनों का क्या कर लें, डिफरेंस। भाई इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां आप ये देखें कि इन द गिवन डायग्राम, है ना, सबसे पहले अपने को इसको रिप्रेजेंट करें कि इन द गिवन डायग्राम, इन द गिवन डायग्राम ABCD is a rectangular loop moving with v velocity, रोटेट नहीं हो रही, मूव हो रही है, v velocity। ये मैंने लिखा है इन द गिवन डायग्राम ABCD is a rectangular loop। फिर क्या है, मूविंग विद v वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, v वेलोसिटी, इन ए नॉन यूनिफॉर्म
नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसे मैग्नेटिक फील्ड में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। लेफ्ट साइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या माने, B1। मैग्नेटिक फील्ड एट कौन सी आर्म है, AD, एट आर्म AD है ना, आर्म AD पे कितना है, इज एट आर्म AD आर्म पर कितना है मैग्नेटिक फील्ड, B1 है ना। एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन आर्म, दूसरी आर्म का क्या नाम है, CB या BC, आर्म BC इज B2, यानी BC आर्म पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, वो है B2। अब देखिए जो एरिया है जो लीव करके आई है, एरिया कवर्ड बाय द इन dt टाइम। सबसे पहले तो देखो लेंथ कवर कितनी की है इसने, V इंटू dt। तो हम ये कह सकते हैं इंक्रीज या फ्लक्स, इधर लेफ्ट साइड का फ्लक्स कम हुआ या ज्यादा हुआ, कम हुआ ना। ये फ्लक्स पहले निकल रहा था, ये आगे निकल जाएगी तो ये फ्लक्स नहीं निकलेगा। फ्लक्स क्या होती है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये यदि यहां थी और यहां से यहां निकल गई तो यहां निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, नहीं निकलेंगी ना। यानी यहां से निकलने वाले फ्लक्स में क्या आएगी, कमी आएगी। तो हम ये लिख सकते हैं इंक्रीज इन द इंक्रीज नहीं डिक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना डिक्रीज हुआ, लेफ्ट साइड का डिक्रीज हुआ ना। मैग्नेटिक फील्ड होता है B1 इंटू एरिया यही तो आएगा डेल्टा ए, ये जो एरिया जो खाली हुआ है ये डेल्टा ए ये है, इंटू कॉस थीटा, BA कॉस थीटा होता है ना, और एरिया पूरा ना लेकर के ये एरिया जो खाली हुआ है ये एरिया, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90 या 0 है ना। मैग्नेटिक फील्ड भी यूं है और इसका एरिया भी यूं है, तो थीटा की वैल्यू 0 है। तो फ्लक्स कितना होगा, B1 डेल्टा A कॉस 0। तो ये फ्लक्स कितना आ गया, B1 इंटू डेल्टा A। सो आप ये नोट कर लीजिए लाइनें, ताकि मैं यहां कैलकुलेशन कर सकूं। इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेट, देखो इन द गिवन डायग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगुलर लूप मूविंग विद v वेलोसिटी इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फिर कॉमा मैग्नेटिक फील्ड एट आर्म AD आर्म का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, B1 है। एंड मैग्नेटिक फील्ड एट आर्म CB या BC पे कितना है, B2 है। फिर इससे निकलने वाला फ्लक्स वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि आगे बढ़ गई ये, तो ये फ्लक्स क्या हुआ, कम हुआ। तो डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो कितना हुआ, B फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा होता है ना, तो B1 इंटू डेल्टा एरिया वो है जो इसने खाली कर दिया, इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या 0। अब देखिए यहां से ये जो वैल्यू आई है आपके पास, ये जो वैल्यू है ये देखो, ये फ्लक्स को आपने क्या नाम दिया, φ1। तो φ1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी B1। एरिया क्या होता है, ये लेंथ L है इंटू VDT, ये जो खाली हुआ एरिया, तो L1 इंटू VDT। ये सिमिलरली ये फ्लक्स पहले नहीं निकल रहा था, तो ये फ्लक्स अब निकलने लगा है इससे, क्योंकि ये यहां आई है, ये यहां थी, यहां आ गई, तो अब ये फ्लक्स और निकलने लग गया। तो ये फ्लक्स क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो आगे लिखेंगे डिक्रीज हुआ था, और ये है इंक्रीज इन मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फ्लक्स कितना इंक्रीज हुआ है, राइट साइड वाला इंक्रीज ही हो रहा है, और वो कितना होगा, राइट साइड का मैग्नेटिक फील्ड है B2, राइट साइड भी इतना ही एरिया कवर किया जितना एरिया इधर लीव किया उसने, तो एरिया कितना है A डेल्टा A, और उसको मैं डायरेक्ट लिख दूं L1 लिखने की जरूरत थोड़ी है, ये लेंथ L है तो ये भी क्या है, L है, V dt, है ना। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, इंक्रीज हुआ है, उसमें से डिक्रीज वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाला चेंज यानी डी फाई, इंक्रीज वाले में से डिक्रीज वाले को क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे, चेंज आ जाएगा। यानी चेंज निकालने के लिए आपने क्या किया, इंक्रीज वाले में से डिक्रीज वाले को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके पास, देखो φ2 यानी B2LVDT माइनस B1LVDT, LVDT कॉमन आएगा तो यहां क्या बचेगा, B2 माइनस B1LVDT। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो फैराडे ने क्या बात बोली थी, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, EMF, और वो EMF कितना होगा, माइनस डी फाई अपॉन dt, माइनस तो लेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं, है ना, डी फाई अपॉन dt। क्लियर। तो अब यहां से देखिए, ये नोट कर लिया। अब हम बात करेंगे क्या, अब बात करने वाले हैं फैराडे के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड EMF, है ना, इंड्यूस्ड EMF। तो इंड्यूस्ड EMF है वो कितना होगा, फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो अकॉर्डिंग फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, EMF जो है वो कितना होगा, माइनस डी फाई अपॉन dt, और डी फाई की वैल्यू ये आ चुकी है आपके पास में, तो माइनस डी फाई की वैल्यू पुट करिए यहां से, ये वैल्यू क्या आएगी, B2 माइनस B1 इंटू LVDT डिवाइडेड बाई dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये EMF देखो B1 माइनस B2 LV, है ना, ये इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा। तो इसमें इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, B1 माइनस B2 इंटू L इंटू V। एक बार आपके क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, RBSC में आपको एक रेक्टेंगुलर लूप दी हुई थी, स्क्वायर टाइप की लूप दी हुई थी, जिसकी साइड दे रखी थी, जैसे मान लीजिए 1 मीटर है तो L की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 मीटर, और ये कह दिया कि वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी B की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 मीटर, और उसके एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है और अदर साइड का मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है, तो B1 और B2 की वैल्यू भी गिवन है आपको, है ना, और कह दिया उसमें इंड्यूस EMF कैलकुलेट करिए, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, दूसरी साइड का भी दिया हुआ है, उसकी लेंथ, स्क्वायर के केस में तो लेंथ और विड्थ सेम होती है, ये वाली लेंथ लेनी होती है वैसे हमें, ये L सही होती है इस एक्सप्रेशन में, ये वाली स्क्वायर के केस में तो ये इसके बराबर ये होती है, तो ये लेंथ भी गिवन है और उसकी वेलोसिटी भी गिवन है, तो हम उसमें इंड्यूस EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो इंड्यूस EMF के लिए आ गया। अब यदि ये कॉइल क्लोज्ड है और इसका रेजिस्टेंस R है तो इसमें फ्लो होने वाले करंट को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट कैलकुलेट कर सकते हैं इजी वे में। क्या, देखिए ये मैंने कहा यहां ये नोट करिए आप, है ना। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट। ध्यान रखिए इंड्यूस EMF है वो कितना है, B1 माइनस B2 L इंटू V, ये आया है इंड्यूस EMF। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है, तो हम इसमें लिखेंगे क्या, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ coil is R then करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट होता है EMF या वोल्टेज डिवाइडेड बाय
रेजिस्टेंस, है ना। ईएमएफ को किससे डिवाइड कर दो आप, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास में आ जाएगी क्या, देखो अभी आई थी B1 माइनस B2 L इंटू V डिवाइडेड बाई R। अब आप कहेंगे ये और वो कैसे याद करें इतने फॉर्मूलाज, ईएमएफ उसमें BL भी आया था और इसमें B1 माइनस B2 L भी आ गया। कंडक्टिंग रोड में कितना आया था BLV, और इसमें B की जगह दो मैग्नेटिक फील्ड है B1 और B2 है, तो क्या आएगा B1 माइनस B2 LV, तो ये इंड्यूस्ड करंट होगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, है ना। इस तरह से न्यूमेरिकल आता है तो इसका रेजिस्टेंस हमें गिवन होगा, और रेजिस्टेंस गिवन है तो हम क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू रख के इन सभी में करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये नोट कर लिया, तो हम बात करते हैं इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लागू होता है क्या, किस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, है ना। इसी कॉइल में, इसी लूप में एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लागू होता है क्या, वो लागू होता है तो जो एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जैसे ही हम इसको रोक देते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी थी या इसमें जो करंट फ्लो हुआ है वो किसमें कन्वर्ट होगा, यानी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। यानी आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन को इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने जो वर्क किया इसको मूव कराने के लिए, वो वर्क किसमें कन्वर्ट हो चुका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जैसे आप रोक देंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होनी चाहिए, हीट में। तो जो आपने वर्क किया है वो वर्क किसके इक्वल आना चाहिए, हीट एनर्जी के इक्वल आना चाहिए, तब तो हम कहेंगे एनर्जी क्या है, कंजर्व है। तो इसमें हम बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का, इसी में एनर्जी कंजर्वेशन का, इसी टॉपिक में हम बात कर रहे हैं किसकी, एनर्जी कंजर्वेशन की, कि एनर्जी कंजर्वेशन लागू है या नहीं। इसको समझने के लिए आप देखें कि ये जो आपने लूप बनाए थे इस तरह से, ये ऐसे मूव कर रही थी, ये मूव कर रही थी, किस वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखाया था आपने, v वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखाया था। इस तरह से v वेलोसिटी थी, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, क्या बनाया था, एक साइड का B2 और इस साइड का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो आपने बनाया था B1, है ना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना था, B1 था। अब देखो कोई एक ज्यादा होगा या तो B1 ज्यादा होगा, और इन साइड्स के आपने नाम दिए थे A B C D, इस तरह से मैं लिख देता हूं A B C और D। अब देखो ये कहां मूव कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आपने माना था इस तरह से, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड माना था। अब मैग्नेटिक फील्ड में आप ये देखें, आपके पास में ये कोई कंडक्टर, ये देखिए ये कंडक्टर ये मूव करता है, जिसकी लेंथ क्या मानी थी L, और ये भी क्या मानी थी L लेंथ का कंडक्टर मूव करता है, तो इसमें क्या इंड्यूस हो जाता है ईएमएफ। और ईएमएफ किस तरह से इंड्यूस होता है ये पता करने के लिए, यानी कौन सी साइड पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव होगी, ये पता करने के लिए देखो थंब को मोशन की डायरेक्शन में और फिंगर्स को, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की ओर है, तो थंब को मोशन की डायरेक्शन में और फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और पाम बताएगी लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को। यानी इस वायर के अंदर, बीसी वायर्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, नीचे की ओर, और नेगेटिव पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, ऊपर की ओर। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं सी है वो नेगेटिव हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू सी, पॉजिटिव हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू बी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, इसमें ये है यू, है ना, ये वायर, और चल किधर रहा है, इधर चल रहा, तो इसके अंदर जो चार्ज भी है वो इसके साथ में इधर ही चल रहे हैं। तो चार्ज पर फोर्स किधर लगता है वो पता करने के लिए ये रूल काम में लेते थे अपन, है ना। आप फिंगर्स को किधर रखते थे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को किधर रखते थे, चार्ज की मोशन की डायरेक्शन में, सर्कुलर पाथ में ध्यान होगा वहां लगाया था आपने, तो चार्ज की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, और थंब इसके मोशन की डायरेक्शन में, पाम बताती थी फोर्स की डायरेक्शन में, यानी इस पे फोर्स लगेगा नीचे की ओर पॉजिटिव पे, तो
नीचे वाला सिरा एंड पॉजिटिवली चार्ज होगा और ऊपर वाला क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। इसी तरह से यहां भी ऐसा ही होगा। ये आर्म पे देखिए, ए बी आर्म पे, एडी आर्म पे, है ना, ये भी यूं ही चल रही है यूं, तो थंब को इसके चलने की डायरेक्शन में, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की ओर बाहर की ओर है, तो पाम बताएगी पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में। पॉजिटिव पे किधर लगेगा, नीचे की ओर, यानी ये जो साइड है डी पॉइंट है वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। ये बात आ गई। ये उसमें भी हुआ था, कंडक्टिंग रोड में बताया था मैंने, ऊपर वाले को नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे नाम दिया था मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। अब यहां देखो, ये तो हो गया। अब आप ये सोचो कि करंट फ्लो होगा या नहीं, ये पता करना है। फर्स्टली हम ये लिख लेते हैं, ड्यू टू, अच्छा ये dt टाइम बाद में कहां चली गई थी, dt टाइम बाद में इसकी पोजीशन कहां आ गई थी, ये पता है ना, ये यहां आ गई थी, और ये कहां बढ़ गई, इतनी ही आगे बढ़ गई, ये पोजीशन है उसकी। ये काम कितने टाइम बाद में हुआ था, dt टाइम बाद में, ये वाला है ना, ये जो है ये कितने टाइम बाद में है इसकी पोजीशन, dt टाइम बाद में ये यहां आ गई। अब आप ये देखो, ड्यू टू मोशन ऑफ द लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ए एंड ऑफ कौन सी रोड है, ए बी आर्म नाम दे सकते हैं इसकी, आर्म ही तो एक, गेट नेगेटिवली चार्ज्ड with respect to d के रेस्पेक्ट में, with respect to d, and in the same way b end of bc road get negatively charged with respect to c, b end of, यानी ये नेगेटिव कितना होगा जितना इस पे पॉजिटिव है, b end of BC road get negatively charged with respect to किसके रेस्पेक्ट में, C के रेस्पेक्ट में, यानी इस पे नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव, और इसमें इस पे नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव। आप कैसे कह सकते हैं, मैंने कंडक्टिंग रोड में बताया, आपको ध्यान होगा तो ये रूल काम में लेंगे। थंब को चार्ज के दौड़ने की डायरेक्शन में, चार्ज किधर जा रहे हैं, जिधर रोड जा रही है, भाई चार्ज तो उसके अंदर ही तो है, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। पाम बताती है चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को, कैसे, चार्ज पर पॉजिटिव, तो नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर क्या होगा, नेगेटिव। ये अब देखो, यदि हम ये मान लें B1 की वैल्यू ज्यादा है और B2 की वैल्यू कम है, तो ये वाला चार्ज ज्यादा होगा और ये क्या होगा, कम होगा, है ना। तो हम ये मान लेते हैं, इफ B1 इज ग्रेटर देन B2 देन पॉजिटिव चार्ज ऑन D विल बी मोर देन द पॉजिटिव चार्ज ऑन C, देन पॉजिटिव चार्ज ऑन B will be more than the positive charge on D, C, पॉजिटिव चार्ज ऑन C, यानी D का पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव नहीं है, कहीं पॉजिटिव समझ रहे हैं, ये पॉजिटिव है, यानी यहां का पॉजिटिव चार्ज यहां के पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, क्योंकि यहां का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा है। चार्ज किधर फ्लो होगा, हाइयर से लोअर की ओर, है ना, हाइयर से लोअर की ओर, तो चार्ज इधर फ्लो होगा पॉजिटिव, तो करंट भी किधर फ्लो होगा, इसी डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं करंट फ्लो होगा किधर होगा, ए बी सी डी, ए की डायरेक्शन में। सो करंट फ्लोज in the direction of A, B, C, D, A.
ABCDA, ऐसे यू फ्लो होगा और ये करंट फ्लो होगा। तो अब ये करंट कैरिंग वायर बन गई, ये भी करंट कैरिंग, ये भी करंट कैरिंग, ये भी करंट कैरिंग, ये भी करंट कैरिंग। अब किसी भी करंट कैरिंग वायर को कहां रखा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। स्टडी किया था ना, किसी भी करंट कैरिंग वायर को कहां पे रखा जाए? मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। और उसका फोर्स निकालने के लिए ऐसे है, यूं है। इस वायर पर फोर्स निकालने के लिए देखो कैसे रखेंगे आप। फोर्स निकालने का, करंट कैरिंग वायर पे लगने वाला फोर्स निकालने के लिए ये रूल था, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए, करंट ऊपर की ओर है। फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए, डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड यानी आपकी ओर है ना। थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए ऊपर की ओर, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए और पाम बताएगी किसकी डायरेक्शन को? फोर्स की डायरेक्शन को। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स अपन निकालेंगे वो है ना, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन में वो क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। जैसे करंट की डायरेक्शन ये यूं है, तो इस तरह से रखा आपने और इस पे लगने वाला फोर्स किधर आया? इधर आया, है ना। ये फोर्स इधर आया और दूसरा फोर्स आप निकालते हैं, इस पे लगने वाला फोर्स, उस पे लगने वाले फोर्स को निकालने के लिए वही करेंगे आप। थंब फिंगर्स को किधर रखिए? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, है ना। फिंगर्स को रखिए आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और किसको? इसको करंट की डायरेक्शन में रखिए। करंट किधर है? नीचे की ओर, है ना। और पाम बताएगी फोर्स की डायरेक्शन को, यानी इस पे और इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? इक्वल तो होगा, ILB होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये ILB1 होगा और ये ILB2 होगा। दोनों का फोर्स क्या आएगा? अलग अलग आएगा। इसका आप बता रहे हैं ILB1 आएगा और इसका क्या आएगा? ILB2 आएगा। दोनों फोर्स अलग अलग होंगी। तो एक फोर्स यूं लग रहा है और एक यूं लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा? एक में से दूसरे को क्या कर लेंगे आप? माइनस। लेकिन इन पे लगने वाला फोर्स देखो जितना इधर है, क्योंकि इसका आधा पार्ट B1 में है, आधा पार्ट B2 में है। इसी तरह से आधा पार्ट B1 में है, आधा पार्ट B2 में है। तो ये तो इनका तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में ये रखी हुई है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ये रखी हुई है। तो इन पे लगने वाला फोर्स तो क्या होगा? इक्वल और अपोजिट। इनमें लगने वाला फोर्स अपोजिट तो होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? इक्वल नहीं होगा। तो नेट फोर्स यदि हम निकालते हैं, इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स निकालते हैं, तो आपने कहा नेट फोर्स देखो एक पर तो क्या हुआ? ILB2, ये आया इस पे लगने वाला फोर्स ILB2 और ये आया ILB1। तो ILB1 में से ILB2 को हम क्या कर दें? माइनस कर दें। ILB1 लग रहा है इस पे और इस पे लग रहा है ILB2, तो नेट फोर्स हो जाएगा ILB1 माइनस B2। अब जैसे ही आप इसको ऐसे खींचोगे तो ये फोर्स क्या लगेगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और उस फोर्स के अगेंस्ट, यानी वो आपको इधर ले जाने का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो उसकी फोर्स के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? एक वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क ही यहाँ किस फॉर्म में स्टोर होगा? एनर्जी की फॉर्म में। यानी वर्क निकालना, एनर्जी का मतलब हमें वर्क निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला ये नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लिया। तो वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे आप, क्योंकि ये फोर्स तो दोनों क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और यहां देखिए वर्क डन अगेंस्ट फोर्स कितना होगा? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और नेट फोर्स कितना आया है? ILB1 माइनस B2 इंटू dx। और dx को हम क्या लिख सकते हैं? देखो आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है? dx अपॉन dt ये होता है। तो ये लिख सकते हैं हम, dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? v इंटू dt। तो ये आ जाएगा ILB1 माइनस B2 और v dt। ये आ गया वर्क।
अब इसमें हम आई की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो आई थी हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले पिछले डेरिवेशन में जो की थी, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आई की जगह पे। वो वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ध्यान होगा B1 माइनस B2 LV डिवाइड बाई आर। किसकी जगह रखेंगे, आई की जगह, यही वैल्यू आई थी ना आई की जगह, इंटू L B1 माइनस B2 इंटू V dt। अब देखो ये वैल्यू हो जाएगी B1 माइनस B2 इंटू L स्क्वायर V स्क्वायर dt डिवाइड बाई आर। ये क्या है, वर्क आया। अब हम ये कहेंगे जैसे ही हम रोक देते हैं तो ये वर्क कहां चला जाएगा, अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला हुआ है, जैसे ही रोक देंगे तो ये किस में बदलेगा, हीट में। यानी हीट का मतलब ये कॉइल या ये लूप क्या हो चुकी है, हीटेड हो चुकी है, गर्म हो चुकी है इसकी मोशन के कारण। यानी ये वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला था और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी, हीट में। तो अब हम ये लिख लिया, तो हीट और निकाल लेते हैं, और वो हीट भी किसके इक्वल आ रही है, वर्क के इक्वल आ रही है। तो हम कहेंगे एनर्जी क्या है, कंजर्व है। सो हीट और कैलकुलेट करिए आप। हीट जैसे ही कैलकुलेट करेंगे यहां से हीट एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। हीट क्या होगी, देखो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टाइम dt है तो dt, और आई की वैल्यू क्या थी आपके पास, B1 माइनस B2 LV डिवाइड बाई आर था, उसका क्या कर दें, स्क्वायर आर dt। अब यहां इसको सोल्व करेंगे तो आएगा B1 माइनस B2, ये देखो इसका स्क्वायर हो रहा है यहाँ, है ना, का स्क्वायर, L का भी स्क्वायर, V का भी स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाई R का भी स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू है R का भी स्क्वायर इंटू R इंटू dt, और ये R से R कैंसिल, ये आ जाएगा B1 माइनस B2 का स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ये क्या आई है, हीट आई है। अब यहां से आपको ये क्लियर हो रहा है, हीट B1 माइनस B2 का स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई R, और यही वर्क आ रहा था। यानी यहां वर्क है वो किसके इक्वल है, हीट के इक्वल है। इन दिस वे टोटल एनर्जी इज कंजर्व। आप कह सकते हैं यहां टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व है, नोट करिए इसे। अच्छा, इसमें ये जरूर देखिए, ये हाइयर है और ये लोअर है, किधर करंट फ्लो होता है इसको करेक्शन करिए आप, हाइयर से लोअर की ओर, यानी करंट की जो डायरेक्शन है ये हाइयर चार्ज से लोअर, यानी यहां हाई आया था तो डी सी और बी ए, ये करिए करेक्शन करिए इसमें, डी सी बी ए, करंट की डायरेक्शन ए बी सी डी ए ना होकर के किधर होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगी, इसको कर लीजिए आप, क्या, डी सी बी ए, डी सी बी ए डी, इधर यूं होगी, क्यों होगी, हाइयर से लोअर। ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि B1 को आपने ज्यादा माना था और B2 को आपने कम माना था। अच्छा, ये जो फोर्स है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है, ये पता करने के लिए देखो आप इधर ये जो लूप थी इसमें आपका करंट किधर है, नीचे की तरफ है, करंट किधर है, नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर है, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। यानी इस पे लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, F1। और इसी तरह से देखिए इस पर ये जो आर्म है, ये वाली BC आर्म है, उस पे देखिए करंट किधर है, ऊपर की ओर, तो थंब को ऊपर की ओर रखिए, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आपकी ओर, और पाम किधर है, इधर, तो लगने वाला फोर्स इस पे किधर होगा, इधर, इस डायरेक्शन में होगा, इस पे लगने वाला फोर्स, वेलोसिटी भी इधर ही। इस फोर्स को हमने नाम दे दें F3। अब देखो इसको देखिए, इस पे लगने वाला फोर्स क्या है, ये करंट की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड यूं नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर है ना,
तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा इस तरह से। तो इस पे लगने वाला फोर्स F2 किधर होगा, अपवर्ड होगा। इसी तरह से आप देखिए इस आर्म पे लगने वाला फोर्स CD वो किधर होगा, इसको आप रखिए करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, पाम किधर है, नीचे की ओर। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स F4 है वो किधर होगा, नीचे की ओर। F2 और F4 इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड B1 भी है B2 भी है, और इस आर्म में आधे में B1 है आधे में B2 है, तो इन पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होगा। यदि हमने ये माना है कि B1 की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड जिसको आप F1 नाम दे रहे हो वो क्या होगा, ILB1 ये होगा, और इधर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ILB2। कौन सा ज्यादा होगा, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स है वो कम होगा और ये ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि B1 आपने क्या माना है, ज्यादा माना है। तो इस पे नेट फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, और आप किधर चला रहे हो इसको, इस डायरेक्शन में, यानी ये फोर्स इधर खींच रहा है, तो आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क ही किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं यहां जो एनर्जी है, जो आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसकी करंट की डायरेक्शन को कर लीजिए और ये फोर्स की डायरेक्शन भी आप बना लीजिए।